क्वेश्चन लिख लें और भाई, वो क्वेश्चन ही रहेगा इसमें कराने को। ये क्वेश्चन नंबर 7.11 है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। लिख लेंगे फिलहाल, लिख लेंगे। लेंगे टर्क्स, टर्क्स TORQUES, टर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड are applied to a hollow cylinder, are applied to a hollow cylinder, hollow cylinder and a solid sphere, hollow cylinder and a solid sphere, and a solid sphere, both having the same mass and radius, both having the same mass and radius, same mass and radius. The cylinder is free to rotate, the cylinder is free to rotate, free to rotate about its standard axis of symmetry, about its standard axis of symmetry, standard axis of symmetry, and the sphere is free, and the sphere is free, sphere is free to rotate about, sphere is free to rotate about, free to rotate about an axis passing through its center, to rotate about an axis passing through its center, passing through its center. Which of the two will acquire, which of the two will acquire, which of the two will acquire a greater angular speed, to acquire a greater angular speed, greater angular speed after a given time, greater angular speed after a given time. तो यहाँ सवाल में कह रहे हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड के टर्क लगाए गए दोनों पर, टर्क की जो वैल्यू है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड है, एक हॉलो सिलेंडर है, दूसरा सॉलिड स्फीयर है, दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की फ्री है और सॉलिड अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने को फ्री है। तो कह रहे हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा एंगुलर स्पीड गेन करेगा जाकर। तो देखिए यहाँ पर ये तो हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखाया था, ये रेडियस आर है, तो फॉर हॉलो सिलेंडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी इक्वल टू सिलेंडर सी के ले लें तो एम आर स्क्वायर होता है ये। और स्फीयर की बात चल रहे हैं, अब स्फीयर गोला है ऐसे, सॉलिड स्फीयर है, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो इसके होता। तो फॉर सॉलिड
sphere, the moment of inertia is equal to 2/5 mr square. अब देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये एम आर स्क्वायर है, ये 0.4 हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा जाकर, तो इसलिए क्या आ जाएगा, यानी आई सी इज ग्रेटर देन आई एस। और हमने आपको ओमेगा और आई में रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप को मिल रहा है तो ये ग्रेट, तो अगर ये ज़्यादा है तो उल्टा हो जाएगा, तो ओमेगा सी इज लेस देन ओमेगा एस। इसका मतलब स्फीयर की स्पीड ज़्यादा होगी, स्फीयर की जो एंगुलर स्पीड है वो ज़्यादा होगी जाकर, तो स्फीयर की एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.12, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का 7.12। तो लिखेंगे ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg rotates about its axis, rotates about its axis with angular speed, rotate about its axis with angular speed 100 radian per second, with angular speed 100 radian per second, 100 radian per second. The radius of the cylinder is, the radius of the cylinder is, radius of the cylinder is 0.25 meter, is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the, what is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder, kinetic energy associated with the rotation of the cylinder. और दूसरा है, और इसमें आगे उसी में है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर, angular momentum of the cylinder about its axis, angular momentum of the cylinder about its axis. तो यहां पर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही, इसका मास कितना दिया है, रेडियस 0. मीटर है, और क्या एंगुलर स्पीड दिया ओमेगा 100 पर सेकेंड। तो पहला यहाँ निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चूंकि रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रोटेशन निकालना है आपको। तो आपको रोटेशन काइनेटिक जो फार्मूला बता चुके हैं, के रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा दिया हुआ है, आई नहीं दिया, लेकिन अब और फॉर सॉलिड सिलेंडर हम लिखा चुके हैं आपको, फॉर सॉलिड सिलेंडर तो आई इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ आई जगह पे ये रख दो, तो के रोटेशन जो हो जाएगा हाफ और इंटू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो के रोटेशन ये 1/4 एम की वैल्यू रख दो 20
और आर है 0.25 का होल स्क्वायर और ओमेगा है 100 का होल स्क्वायर। तो के रोटेशन 1/4 20 और ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25 और फिर 100 इंटू 100 ये हो जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, एक दो दो के पास पॉइंट है तो 2 0 कैंसिल। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 हैं तो ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0 ये भी कैंसिल। 4 से ये काट दो तो 5 5 और 25 25 का मल्टीप्लाई होता है 625। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। हाँ 3125 जूल आ जाएगा। फिर इसमें एक चीज और पूछी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, उसकी वैल्यू यानी एल निकालना है। मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल। तो एंगुलर मोमेंटम फार्मूला मैंने बताया था, एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो ये हाफ आई फिर वही रख दिएगा, हाफ एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा। तो हाफ एम की वैल्यू दी गई 20, आर वैल्यू वही वैसे 0.25 का स्क्वायर और इंटू 100। तो हाफ ये 20 और इसको 2 बार मल्टीप्लाई 0.25 इंटू 100। तो ये पॉइंट हटाओगे, एक के दो के बाद पॉइंट है तो कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब ये ऐसे कट जाएगा तो 25 25 का मल्टीप्लाई होगा ये 10 इंटू 0.0625। अब 10 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट हटकर यहाँ आ जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी 6.25, तो ये तो 25 में से पॉइंट हट ही गया, तो ये आपका आएगा 10 इंटू 6.25। अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हटकर यहाँ आ जाएगा, तो एल हो जाएगा 62.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसे जूल सेकेंड भी कहते हैं, जूल सेकेंड। इसकी यूनिट जो होती है जूल सेकेंड भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7.13 है एनसीईआरटी का, और इसका पहला ए पार्ट लिखेंगे। ए पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें, ए ओपी ए पार्ट। तो ए पार्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7.13, उसका ए पार्ट एनसीईआरटी का लिखेंगे। ए चाइल्ड स्टैंड्स at the center of a turntable. A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. With his two arms outstretched. The turntable is set rotating with two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of
rotating with an angular speed of 40 revolution per minute. An angular speed of 40 revolution per minute. 40 revolution per minute. How much is the angular speed of the child? How much is the angular speed of the child? Angular speed of the child if he folds his hands, if he folds his hands back, his hands back, and thereby reduces his moment of inertia to 2/5 times, his moment of inertia to 2/5 times the initial value, 2/5 times the initial value. तो देखिए कह रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो टर्न टेबल है, घूमने वाली टेबल है, उस पर कोई टेबल ऐसे घूम रही है, उस पर बच्चा जो है उसके सेंटर में खड़ा है और अपने हाथों को आउट स्टेट फैलाए हुए है, हाथों को फैलाए हुए है, और एंगुलर स्पीड कितनी है शुरू में 100 रिवोल्यूशन पर मिनट है, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। 100 है क्या है, सॉरी 40, अच्छा 40 है। अब शुरू में मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई मान लेते हैं। अब वो कह रहे हैं वो उसने हाथों को अपने जो है फोल्ड कर लिया, ऐसे फैलाया हुआ था, ऐसे फोल्ड कर लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, कह रहे हैं पहले का 2/5 टाइम्स हो गया, इधर पहले आई था तो ये हो गया 2/5 आई हो गया, आई माइनस क्यों हो गया, उसका उतने गुना हो गया, कह रहे हैं रिड्यूसेड टू इतने गुना, इतने टाइम्स, इतने गुना का हो गया ना, 2/5 गुना हो गया। तो कह रहे हैं अब एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, ω2 निकालना। अब एंगुलर घूमने की जो स्पीड है अब क्या हो जाएगी, पहले हाथ फैलाए हुए था तो एंगुलर स्पीड ये थी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, और जब उसने हाथों को समेट लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, पहले का इतने गुना हो गया। तो अब एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, तो हमने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप क्या पढ़ाया था कि L इक्वल टू कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी L इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, यानी आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब आई ओमेगा कांस्टेंट है तो कितने भी ले लो, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। तो ω2 निकालना, तो ω2 इक्वल टू I1 ω1 अपान I2 अपान I2। अब ये वैल्यू रख दो आप, तो ω2 I1 तो I है और ω1 कितना है 40, I 2/5 I है, ऊपर क्यों होगा, आई हमें तो ω2 निकालना ना, तो ω2 इक्वल टू I1 हमें अपान I2 हो जाएगी, I2 नीचे आ जाएगा, तो I कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 40 इंटू 5/2, तो 20, तो ω2 आ गया 100, तो 100 रिवोल्यूशन पर मिनट आएगा जाकर, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो जब हाथों को समेट लेगा तो स्पीड जो हो जाएगी वो 100 रिवोल्यूशन पर मिनट हो जाएगी।
ये वाली लाइटें बंद कर दो, ये वाली, पहले वाला है फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट, पहला, बिल्कुल पहला। हाँ हाँ। अरे पहले इतना था, वो कह रहे हैं अब इसका इतना गुना हो गया। हाँ, रिड्यूस नहीं हो गया क्या पहले से? कितना हो गया पहले इतना था, अब कितना 0.4 गुना कम, कम नहीं हो गया? कम तो हो ही गया। कम, और जब कम हो गया तभी तो स्पीड बढ़ी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, पहले 40 थी अब 100 हो गई। मतलब घटकर इतने गुना हो गया, अब घटा और उस पहले का इतने गुना हो गया, कह रहे हैं पहले जितना था उसका इतना गुना घटकर। अब देखिए सवाल ऐसा ये आ सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि मुझे रिवोल्यूशन पर मिनट है तो वो हो सकता कहेंगे कि अब रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कितने हो जाएंगे, तो मिनट जो है सेकेंड रख देंगे, सेकेंड 1 मिनट सेकेंड कितने 60 होते हैं, तो 100/60 हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। इस तरीके से ये हो जाए तो आप चेंज किया जा सकता है। ये एक्चुअली में ये एक्चुअली में ओमेगा वैल्यू है नहीं, एक्चुअली में ये वैल्यू जो है वो है उसकी एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn। तो जो कि उन्होंने वही पहले भी यही दिया था कि वही पूछी गई, तो आंसर तो यही दिया हुआ है यहाँ, एनसीईआरटी में आंसर यही है। लेकिन अगर वो रियल में एंगुलर रेडियन पर सेकेंड में अगर वैल्यू निकालोगे, ये तो रिवोल्यूशन पर मिनट में वैल्यू दी गई है, वहाँ भी आई हुई तो उसी में वैल्यू निकल कर आई। रेडियन पर सेकेंड में करोगे तो फिर ओमेगा जो है 2πn लगाना पड़ेगा आपको, 2πn लगाना पड़ेगा। जैसे ओमेगा 1 में भी 2πn लगाना पड़ेगा, तो ये n की वैल्यू है, और n की वैल्यू फिर मिनट जो है फिर सेकेंड में लेनी पड़ेगी जाकर, ऐसे वहाँ भी ओमेगा 2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बी पार्ट इसका ले लेंगे, इसमें क्या पूछा गया, बी दूसरा बी पार्ट लिखेंगे, शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी, शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, child's new kinetic energy of rotation, child's new kinetic energy of rotation is more than the new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation, more than the initial kinetic energy of rotation, more than the initial kinetic energy of रोटेशन। आगे लिखा है, और हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहे हैं कि ये दिखाइए कि चाइल्ड की जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये तो क्लियर ही हो रहा है कि ओमेगा वैल्यू बढ़ गई, पहले कम थी 40 थी, अब हो गई 100। अब के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, रोटेशन काइनेटिक, के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो चूंकि ओमेगा बढ़ गया है तो जाहिर बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, ज़्यादा हो गई जाकर। अब ये कह रहे हैं ये जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है ये कहाँ से आई, इसकी वजह क्या है, ये जो बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी ये आई कहाँ से, ये है सवाल। ये तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि बढ़ गई, ओमेगा जब बढ़ गया, पहले 40 था अब 100 हो गया, तो जाहिर बात काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। लेकिन ये कहाँ से आई ये पूछ रहे हैं। तो ये है चाइल्ड ने अपनी इंटरनल एनर्जी जो है इसमें खर्च करी। भाई इसका मतलब क्या है, चाइल्ड की अपनी, उसने ऐसे हाथ फैलाया हुआ था, हाथ ऐसे कर दिया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी, अपनी जो इंटरनल एनर्जी थी वो उसने प्रोवाइड करी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो ये लिख लेंगे सिंस फाइनल एंगुलर स्पीड is greater than the initial angular speed, ब्रेक ले लेंगे, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1,
ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा। Therefore final kinetic energy, therefore final kinetic energy और ब्रैकेट ले लेंगे K2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में K2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में K2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ब्रैकेट में K1 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। फॉर दिस आगे लिखेंगे फॉर दिस child uses, for this child uses his internal energy, for this child uses his internal energy, child uses his internal energy to increase the kinetic energy, child uses his internal energy to increase the kinetic energy, to increase the kinetic energy। तो इसके लिए चाइल्ड अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7.14 एनसीईआरटी का है। 7.14 तो लिख लेंगे इसमें क्या पूछा, वो क्या क्वेश्चन है लिखेंगे। ए रोप मतलब रस्सी, ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास, rope of negligible mass is wound wound round a hollow cylinder of mass, wound round a hollow cylinder of mass 3 kg, hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter, radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder? What is the angular acceleration of the cylinder? Angular acceleration of the cylinder. If the rope is pulled with a force of, if the rope is pulled with a force of, rope is pulled with a force of 30 Newton. आगे और है what is the linear acceleration of the rope, आगे है what is the rope is pulled by the force of 30 Newton, फिर आगे है what is the linear acceleration of the rope, what is the linear acceleration of the rope। तो सवाल में कह रहे हैं कि एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर। अब इस पर एक रस्सी लिपटी हुई है और रस्सी को जो है F इक्वल टू 30 न्यूटन से खींचा गया, 30 न्यूटन से खींचा गया। ये ऐसे फिर जब खींचेंगे तो सिलेंडर ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा जाकर। तो यहाँ सिलेंडर का मास दिया गया है M 3 kg, रेडियस दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो 40 को मीटर बदल लेंगे, सेंटीमीटर 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अच्छा फोर्स भी दिया गया, फोर्स जो लगाया गया है 30 न्यूटन में तो दिया ही हुआ।
तो पहला पार्ट यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, फार्मूला बता चुके हैं आपको। टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा, और टाउ इक्वल टू आपको फार्मूला बताया था एफ इंटू आर होता है, इधर एफ इंटू आर। तो इसकी जगह पे एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आर अपॉन आई। अच्छा, आई जो है फॉर हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर हॉलो सिलेंडर आई हम बता चुके हैं आपको, एम आर स्क्वायर होता है, ये लिखाया था आपको, ये याद रहना चाहिए। तो आई वैल्यू रखोगे तो अल्फा इक्वल टू एफ आर अपॉन एम आर स्क्वायर, तो ये कि आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन एम आर। अब वैल्यू रख दो आप, एफ की वैल्यू कितनी है 30, एम की वैल्यू भी 3 है, और आर कितना है 40 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएगी, 10⁻+2 का मतलब क्या हुआ 2, मतलब 2 0 100 हो गया, ऊपर 100 है, नीचे 4, तो अल्फा इक्वल टू 25 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड पूछा गया है लीनियर एक्सीलरेशन। ए तो आप बताया था ए इक्वल टू होता है आर अल्फा, ये रिलेशन बताया था आपको। तो आर है 40 इंटू 10⁻², और अल्फा है निकाल लिया 25, तो ए इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई 100, तो 1000 ये आ जाएगा इंटू 10⁻²। तो -2 हटाओगे पावर तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, पावर कैंसिल 10 बचा, तो ए इक्वल टू आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है 7.15, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है 7.15 एनसीईआरटी। लिख लेंगे ए कार्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, CORD कार्ड, CORD कार्ड, रस्सी है भाई, जैसा अभी सवाल का है था बिल्कुल वैसे सवाल ये भी है। कार्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड WOUND wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg, flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter, flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of steady pull of 25 Newton, steady pull of 25 Newton is applied on the card, as shown in the figure, फिगर भी बनाएंगे, as shown in the figure. The flywheel is mounted on a horizontal axis. The flywheel is mounted on a horizontal axle, 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 horizontal axle, 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 with frictionless bearings, तो पहला पार्ट इसमें क्या पूछा गया,
पहला है कंप्यूट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील। ए पार्ट लिखेंगे। ए पार्ट है कंप्यूट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील। ए पार्ट पूछा गया कंप्यूट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील। बी पार्ट है फाइंड द वर्क डन बाय द पुल। फाइंड द वर्क डन बाय द पुल when 2 meter of the cord is unwound. When 2 meter of the cord is unwound. Work done by the pull when 2 meter of the cord is unwound. तीसरा पार्ट है सी है फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। Kinetic energy of the wheel at this point. At this point. Assume that the wheel start from rest. Assume that the wheel start from the rest. Wheel start from the rest. Wheel start from the rest. फिर चौथा है कंपेयर आंसर्स टू पार्ट्स बी एंड सी। कंपेयर आंसर्स टू पार्ट बी एंड सी। पार्ट बी एंड सी। आई फ्लाई व्हील पहिया है और क्या। पहिया तो घूमेंगे रस्सी जब खींचेंगे रस्सी के ऊपर। हाँ फ्लाई व्हील के लिए हाफ एम आर स्क्वायर आएगा। तो देखिए सवाल में कह रहे हैं कि एक पहिया है और इस पर अपने एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करने लिए तैयार है एक्सिल। इस पहिए के ऊपर एक रस्सी लिपटी हुई है। रस्सी कार्ड है। अब इसको जो है खींचा गया है। फोर्स कितना है, कितने फोर्स से खींचा गया? 25 न्यूटन। मास भी दिया गया, कितना मास है? रेडियस 20 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला पार्ट पूछा गया है एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है। ये जो है अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे अभी पिछले सवाल में लिखा था टाउ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। तो आप जानते हैं कि टाउ इक्वल टू फार्मूला एफ आर होता है, एफ इंटू आर। तो एफ आर इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ आर अपान आई। अब ये ध्यान रखेंगे फॉर फ्लाई व्हील, फॉर फ्लाई व्हील जो है, फ्लाई व्हील पहिया जो होता है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे तो अल्फा इक्वल टू आपका आ जाएगा एफ आर अपान हाफ एम आर स्क्वायर। तो एक आर कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू एफ इंटू 2 अपान एम आर। अब वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू दी गई है 25 इंटू 2 और एम की वैल्यू है 20 और आर दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए ये 2 पावर माइनस की है और 2 0 हैं, तो ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 पावर भी कैंसिल हो जाएगी और 2 कैंसिल हो गया। तो 25/2 मतलब 12.5 आ गया, 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये 12.5 आ गया।
दूसरा फिर पूछा गया वर्क डन, नहीं पुल वाले पुल से, क्योंकि रस्सी को इतना खींच दिया, इतना उसने अनबाउंड कर दिया, मतलब खोल दिया, तो वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा वर्क डन, क्योंकि रस्सी को हाँ। तो दूसरा पूछा गया है वर्क डन बाय द पुल, यानी डब्लू। तो वर्क डन इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 25 और कितना डिस्प्लेस किया गया 2, तो 50 जूल आ गया, वर्क डन आ गया 50 जूल। फिर काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रोटेशनल, ये पूछा गया। ओमेगा मालूम नहीं है तो, लेकिन ये कह रहे हैं कि फ्लाई व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू होता फ्लाई व्हील, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन होती है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नहीं तो अच्छा, अल्फा टी तो दिए ही नहीं है यहाँ पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले। थीटा, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो है 2 मीटर, वो खोलेगा रस्सी, तो आर्क तो 2 मीटर और रेडियस है 20 इंटू 10⁻⁻²। तो ऊपर ले जाओगे तो ये 200 अपॉन 20, 10 रेडियन आ जाएगा। अब आप लगा दो थर्ड इक्वेशन, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर ये तो 0 हो गया, 2 और अल्फा कितना निकाला 12.5 और इंटू 10, तो 125 का दुगुना हो जाएगा। तो 0 प्लस 10 हटेगा, 5 घटे 125, 250 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो 250, ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो 250 आ गया। निकालना चूँकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो के रोटेशनल का फार्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई वैल्यू वही रखी जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने 250, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो 1/4 और एम कितना दिया है 20, और आर है 20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर और इंटू 250। तो 1/4, तो 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 और 250। तो देखिए 10⁻⁻4 है और जीरो कितने, 4 जीरो भी हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो, पावर कैंसिल हो गई। तो 2 से 2 2 4, 4 ये 2 कैंसिल हो गए, तो 25। तो के रोटेशनल क्या आ जाएगा, वही उतना ही आ जाएगा जितना वर्क डन आया, 50 जूल, 50 जूल आ जाएगा। बीस इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर है, तो 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 तो एक पहले दिया ही हुआ, मास भी 20 है, तो 20 इंटू 20 पावर -4 हो जाएगी। तो 4 जीरो हैं, तो पावर माइनस हटाओगे 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे 4 है, 2 इंटू 2 वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 25 इंटू 2 बचेगा बस, यानी 50 आ जाएगा।
डी वाला लिख लेंगे आंसर उसका। सिंस इन बोथ केसेस, दोनों केस में, बी और सी में, बोथ केसेस, आंसर्स आर द सेम, इन बोथ केसेस आंसर्स आर द सेम, आंसर्स आर द सेम, that is the kinetic energy gained by the wheel, that is the kinetic energy gained by the wheel, kinetic energy gained by the wheel, gained by the wheel is equal to the, is equal to the work done by the force, work done by the force, work done by the force. Therefore there is no loss of energy due to friction, therefore there is no loss of energy due to friction, no loss of energy due to friction, there is no loss of energy due to friction. एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7.15 एक्सरसाइज में है 7.15, एक्सरसाइज का है एनसीईआरटी का 7.15। तो लिख लेंगे टू मेंटेन ए रोटर, क्वेश्चन ले लेंगे टू मेंटेन ए रोटर, ROTOR, रोटर, at a uniform angular speed of, at a uniform angular speed of, to maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second, uniform angular speed of 200 radian per second, कहाँ लाएंगे, an engine needs to transmit, an engine needs to transmit, engine needs to transmit a torque of, engine need to transmit a torque of 180 Newton meter, a torque of 180 Newton meter, torque of 180 Newton meter. What is the power required by the engine? What is the power required by the engine? What is the power required by the engine? तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, नोट कर लेंगे। ओमेगा दिया हुआ, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकेंड, और टाउ दिया है टर्क, टाउ, टाउ दिया है, टाउ इक्वल टू 180 न्यूटन मीटर। तो पावर पी निकालना आपको, पी, तो आपको हमने जब दोनों का कंपैरेटर लिखाया था तो पावर का फार्मूला, रोटेशन मोशन में पावर का फार्मूला क्या लिखाया था, टाउ, पी इक्वल टू टाउ ओमेगा। इधर वहाँ पावर होती पी इक्वल टू एफ वी होता है, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे टाउ आ जाएगा और वी की जगह पे ओमेगा आ जाएगा। तो लिख लेंगे फार्मूला पी इक्वल टू टाउ ओमेगा, और दोनों वैल्यू रख दो बस। हाँ, 36,000 वाट आ जाएगा, 36,000 वाट या 36 किलो वाट, फिर हज़ार की जगह पे किलो ले सकते हो, तो 36 किलो वाट, 36 किलो वाट आ जाएगा, 36 किलो वाट आ जाएगा।